डिज़ाइनर्स पे मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ने वाला है। फ़र्क उनको पड़ने वाला है जो एक ही स्किल सेट पे डिपेंडेंट है, कुछ सीखना नहीं चाहते, उनका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है। उनको नए नए टूल्स नहीं सीखने, उन्हें कहा नहीं हम तो इलस्ट्रेटर यूज़ करते थे, हम कोरल ड्रॉ यूज़ करते थे, हम यही यूज़ करते रहेंगे, वो रिप्लेसेबल है। हाँ, और ये सिर्फ डिज़ाइनर्स के लिए नहीं, मतलब ये हर फील्ड में यही है। जो ये पकड़ के बैठ गया, रिजिडिटी है जिन लोगों में कि नहीं हमें तो यही करना है, तो वो रिप्लेस हो सकता है। तो फिर क्या करना चाहिए? रोज़ सीखते रहना चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। नए नए टूल्स आ रहे हैं, उनको आपको रेलेवेंट रहना चाहिए, उनके साथ चीज़ें सीखते रहें और अपने जो वर्क फ्लो है उसमें भी एआई को इंट्रोड्यूस करें। हाँ, जिससे आपका क्या होगा कि वर्क फ्लो भी फास्ट होगा और आप रेलेवेंट भी रहोगे। आपका करियर बनेगा, आपकी जॉब भी लगेगी। जो भी करें लगन के साथ करें, ऑनेस्टी के साथ करें। बाकी क्या करना है वो सब हम आपको बताएंगे आज के एपिसोड हाउ टू बिल्ड अ करियर इन विजुअल डिजाइन, जहां आप इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश फ्रेशर से लर्न करेंगे कैसे आप करियर की शुरुआत कर सकते हैं, क्या स्किल्स चाहिए, रिज्यूमे में क्या मेंशन करना है, टिप्स टू क्रैक दी फर्स्ट इंटरव्यू एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स टू लर्न। बस हमारा एक ही मिशन है कि आप अपने करियर की शुरुआत कर सकें, और इसलिए आज हम ग्राफिक डिजाइन फील्ड से लेकर आए हैं उद्भव मिड़ा, विजुअल डिजाइनर एट इंटर्नशाला। चलिए उद्भव से उनके फ्रेशर से विजुअल डिजाइनर बनने की जर्नी को डिस्कस करते हैं। हाय उद्भव, वेलकम टू द शो एंड लेट्स नो अबाउट योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और आप अभी क्या कर रहे हैं? सो आई एम उद्भव, आई एम विजुअल डिजाइनर एट इंटर्नशाला। मैं आगरा से हूँ। लेट्स नो अबाउट योर एजुकेशनल जर्नी। आपने कहाँ से स्कूलिंग करी है? मैंने स्कूलिंग आगरा से करी है। तो आफ्टर स्कूलिंग आई स्टार्टेड परसुइंग बीएससी, बट मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं लगा, तो ग्राफिक डिज़ाइन में मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने बीएससी ड्रॉप करके ग्राफिक डिज़ाइन परस्यू करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि आपने 12th के बाद बीएससी सेलेक्ट किया, राइट? तो मल्टीपल करियर ऑप्शन होते हैं, तो आपने बैचलर ऑफ साइंस ही क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि मेरे को आईटी में इंटरेस्ट था, तो मैंने बीएससी इन आईटी ज्वाइन किया था। 11th-12th में मैंने बहुत सारे हैकाथॉन्स जीते थे, तो इसलिए मैं आईटी में जाना चाहता था। किस तरह के हैकाथॉन्स थे? बेसिकली डेटाबेस हैक करने वाले हैकाथॉन्स थे। तो एक बग बाउंटी भी जीती थी मैंने, एमएक्स का हैक किया था मैंने डेटाबेस। अच्छा, तो इसलिए आईटी में जाना चाहता था मैं, बट फिर मुझे एथिकल हैकिंग आपने मतलब परस्यू करी थी आपने क्लास 12 तक? यस, क्लास। तो ये स्किल्स कैसे गेन किया आपने वहाँ पर? क्योंकि स्कूल्स में तो नहीं स्कूल्स में तो नहीं सिखाते, सब कुछ ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देख देख के ऐसे सीखा। तो आपको इंटरेस्ट था कि मुझे अब इसमें ही करियर बनाना है? हाँ, मेरा इंटरेस्ट था उसमें करियर बनाना है, बट जब मैंने बीएससी स्टार्ट करी तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। और मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट इलस्ट्रेशंस एंड ऑल में भी डेवलप हो गया था। अच्छा। फिर आई स्टार्टेड ड्राइंग एंड ऑल एंड पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, हाँ जी, और फिर आपको कब किस लेवल पे पता चला कि मुझे ये नहीं करना है? हाँ, मैं बताता हूँ। तो आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया। अच्छा। मेरे कुछ डिज़ाइंस वायरल हुए और बहुत से क्लाइंट्स आने शुरू हो गए मेरे पास। तो सोशल मीडिया के थ्रू। तो एक अल्फाल्फा स्टूडियो एक कंपनी है, वो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ डील करते हैं। तो दे कॉन्टेक्टेड मी फॉर फुल टाइम रोल। कौन से ईयर की बात है आपको? ये आई थिंक 2018 की है। थर्ड ईयर में या सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर में, या मतलब आपको वर्क आने लग गया सोशल मीडिया की? यप, तो फर्स्ट ईयर की बात है ये। देन 28 उसके बाद मेरे को समझ आ गया कि नहीं, अब तो इसी में जाना है। अच्छा पैशन, थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था। इंटरेस्ट भी आ गया था और अच्छी खासी इनकम भी होने लग गई थी, और उस टाइम तो इनकम बहुत अच्छा मोटिवेटर होता है। हाँ, ट्रू। तो मैंने अपने मम्मी पापा को कन्विंस किया एंड बीएससी देन ड्रॉप कर दी मैंने। अच्छा, आपने बीएससी ड्रॉप कर दी फिर? यस, फर्स्ट ईयर में ही कर दी थी। फर्स्ट ईयर में ड्रॉप कर दी, फिर आपने इसी को इसी को परस्यू किया फिर मैंने। उसके बाद 1 साल तक तो अल्फाल्फा स्टूडियो के साथ किया। अच्छा। देन फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स। उसके बाद 1-2 साल में तो अच्छा खासा मेरा चलने लग गया था बिजनेस। अच्छा। हमने 3-4 लोगों की टीम बना ली थी, पेन टूल डिजाइन कंपनी। देन 4 कंपनी भी खोल ली फिर उसके बाद? यस। देन 4 साल तक ऐसे चलता रहा। उसके बाद हम लोगों का क्या था, हम एक ही फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट थे, fiverr.com। तो उस पे जो हमारा अकाउंट था वो टॉप रेटेड सेलर बन चुका था। तो
वीक में $2,000-3,000 के ऑर्डर्स आते थे, बट आफ्टर सम टाइम उसमें कुछ ग्लिच हुआ और वो अकाउंट बैन हो गया। तो उस वजह से फिर सारी टीम वो करनी पड़ी मेरे को। ओके, तो आपने फिर उनके कांटेक्ट किया उनके एडमिन को या फिर? हाँ, सब कुछ करके देखा, बट इंडियंस को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, तो बेसिक गलती मुझे यहाँ ये समझ आई कि डिपेंडेंसी, हाँ, एक प्लेटफॉर्म पे कभी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और पर्सनल ब्रांड भी बनाना चाहिए। उस पर फोकस करने का टाइम ही नहीं मिला, हमारे पास इतना काम होता था, तो हम फोकस ही नहीं कर पाए। वहाँ से एक आपको सेटबैक मिला उसमें? यप। तो फिर वहाँ से आपने कैसे रिकवर किया चीज़ें? तो 6 मंथ्स तक तो सेविंग से मैं पे करता रहा अपनी टीम को। फिर मुझे समझ आ गया अब यहाँ से कुछ नहीं होने वाला, तो मुझे उनको लेट गो करना पड़ा। फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। फिर 6 मंथ्स और तक मैं स्ट्रगल करता रहा। फिर मैंने कहा चलो अब कॉर्पोरेट जॉब्स की तरफ बढ़ते हैं। फिर मैं इंटर्नशाला में आया। ओह नाइस, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपकी जर्नी रही है। आईटी से डिज़ाइन, फिर सोशल मीडिया में, फिर उसके बाद अपने बिजनेस में, फिर देन अगेन कॉर्पोरेट में। ठीक है, तो आई थिंक आज बहुत लर्निंग वाला एपिसोड होने वाला है। ओके, तो ये तो रही आपकी इंटर्नशिप तक आने की एक जो आपने जर्नी बताई है। अब बात करते हैं कि जैसे आपने इस फील्ड में एंटर किया है, राइट? तो सबसे पहले तो अगर कोई इस फील्ड में एंटर करना चाहता है, जैसे आपने तो पैशन था, आपने स्किल्स उसको गेन किए, डिज़ाइन वगैरह, फिर सोशल मीडिया पे गए। यस। तो अगर इसमें स्किल्स को बिल्ड करना है, ये विजुअल डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन जो फील्ड है, हाँ जी, तो इसमें स्किल्स बिल्ड करने के लिए आपने क्या किया? हाँ, मैंने बेसिकली स्टार्ट इलस्ट्रेशन से किया था। तो मुझे ड्राइंग में इंटरेस्ट था, मैं ड्रॉ करता रहता था। तो मैंने देखा कि उस टाइम इतना वो नहीं था। अब तो हर कोई बंदा इजीली बना लेता है इलस्ट्रेशंस। फ़ोन्स आ गए हैं, टैब्स आ गए हैं, बहुत काफ़ी क्विक हो गया बनाना। तब इतना हाइप्ड नहीं था ये सब। तो मैंने देखा कि मैं अपनी ड्राइंग्स तो सेल नहीं कर सकता, क्योंकि उनका ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है। अगर मैं इनको डिजिटलाइज करूं तो इसका मार्केट बन सकता है। तो मैंने थोड़े पैसे इकट्ठे करे, पेन टैब खरीदा एक, देन आई स्टार्टेड डिजिटाइजिंग माय ड्राइंग्स। फिर मैं क्या करता था कि बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका इलस्ट्रेशन बना के एक हाइपोथेटिकल म्यूज़िक पोस्टर बना के पोस्ट करता था। तो इलस्ट्रेशन और डिज़ाइन दो अलग चीज़ें हैं। ओके। तो सिर्फ इलस्ट्रेशन सीखने से कोई डिज़ाइन नहीं सीख जाता। ये चीज़ मेरे को 1 साल के अंदर समझ आई, क्योंकि 1 साल मैं एज एन इलस्ट्रेटर ही काम करता था। ओके। तो उसमें आपको इतना बड़ा अमाउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इलस्ट्रेशन एक एलिमेंट है आपके डिज़ाइन का। ओके। फिर मैंने टाइपोग्राफी सीखी, सब कुछ ऑनलाइन ही सीखा। टाइपोग्राफी सीखी, कलर सीखे कि कलर थ्योरी क्या होती है, एंड कंपोजिशन कैसे देखते हैं। ड्राइंग तो आपको आती थी? ड्राइंग आती थी। हायरकीज क्या होती हैं, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स सारे समझे मैंने। और इसको करने का बेसिक तरीका मैं क्या फॉलो करता था कि मैं एक अच्छे डिज़ाइंस का आर्ट बोर्ड बना लेता था। अब मुझे एक डिज़ाइन जैसे बहुत पसंद आ गया कोई, तो मैं सोचता था इसको रेप्लिकेट करते हैं। अच्छा। तो उसको रेप्लिकेट कैसे करना है ये फिगर आउट करते करते ऐसे अलग अलग डिज़ाइन स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। अच्छा, यू मीन टू से कि पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में जाओ, जैसे बिहान से, वहाँ पे बहुत अच्छे डिज़ाइन मिल जाते हैं, राइट? तो आप कोई अच्छा डिज़ाइन पिक कर लो एंड स्टार्टिंग में उसको रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर दो, सो दैट आप एटलीस्ट एक स्किल तक मैच कर पाओ। हाँ, मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर ऐसे 100 डिज़ाइन भी आप कोई रेप्लिकेट कर लो, आपके अच्छे जो आपके स्किल सेट के अंदर आते हैं, तो आपका स्किल सेट उस बंदे से ज़्यादा हो जाएगा जो एक इंस्टीट्यूट से सीख के आ रहा है। क्योंकि उसने प्रैक्टिकल ज़्यादा किया नहीं है, उसने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, और प्रैक्टिकल करने के लिए उसमें वो है नहीं इतना मोटिवेशन। आप सिर्फ प्रैक्टिकल करोगे तो वो आपको टर्मिनोलॉजीज नहीं पढ़ता होंगी, बट स्किल सेट आपके अंदर पूरा आ जाएगा। सो जैसे कोर्सेज के थ्रू आप स्किल्स प्रिंसिपल्स वो इजीली लर्न कर सकते हैं, पर प्रैक्टिकल्स में आना पड़ेगा। हाँ, बट प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि वो सिर्फ थ्योरी ही रह जाएगी, रटाया रह जाएगा। जब प्रैक्टिकल करोगे, इवन आपको नाम भी ना पता हो, कलर थ्योरी नहीं पता, बट आपने इतने सारे डिज़ाइंस बनाए, आपको खुद समझ आ जाएगा यहाँ कौन सा कलर यूज़ होना है, वहाँ कौन सा कलर यूज़ होना है। तो प्रैक्टिकल करने का ये फ़ायदा रहता है। बट आपने जैसे बताया कि एग्जांपल दिया, एज अ बिगिनर आप स्टार्ट रेप्लिकेटिंग
जो अच्छे डिज़ाइन है उसको रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर दो। अगर आप एक स्किल्स तक मैच हो जाओगे एज अ बिगिनर, इट डजंट मीन कि आप इन फ्यूचर कॉपी करने लग जाओ या प्लेजरिज्म करने लग जाओ। इट मीन्स कि जस्ट एज अ बिगिनिंग ट्राई टू मैच अच्छे डिज़ाइन, है ना, ताकि आपके टेक्निकल स्किल्स आपके बढ़ जाए। बट इसके आगे आते हैं क्रिएटिविटी। हाँ, ये तो हमने बोल दिया कि उसने प्रैक्टिकल करके वो स्किल्स लर्न कर लिए, बट क्रिएटिविटी को कैसे एनहांस करेगा वो? क्रिएटिविटी का मेरा ये मतलब पर्सनल वो है, तरीका है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि सबको ही यही करना चाहिए, सबका अपना अलग अलग होता है। क्रिएटिविटी के लिए मेरा ये है कि मैं पहले क्या करता हूँ कि सब जगह से कट ऑफ हो जाता हूँ। अगर मेरे को क्रिएटिव ब्लॉक आ रहा है या फिर कुछ क्रिएटिविटी नहीं आ रही है मेरे पास, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं कट ऑफ हो जाऊँगा सोशल मीडिया से। मतलब जो एक्स्ट्रा कहीं से भी नॉइसेस जो है, हाँ, इन्फॉर्मेशन कहीं से भी आ रही है, सबसे कट ऑफ हो जाऊँगा और फिर कुछ नया करने लग जाऊँगा। जैसे अभी मेरा रूटीन है कि ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, सोशल मीडिया चलाना है, सो जाना है, तो ब्रेक ले लूँगा 2 दिन के लिए, कहीं और चला जाऊँगा बिल्कुल ही। जैसे जयपुर चला गया, जयपुर बहुत कलरफुल सिटी है, अपने आप भी आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो क्लीन इन्फॉर्मेशन जब आने लगती है ना, तो आइडियाज़ अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। ट्रू। तो आपने क्रिएटिविटी की अगर जैसे बात की है, तो अभी इंटर्नशाला में आप अभी क्या कर रहे हैं? इंटर्नशाला में अभी मैं सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ, एक एनिमेटेड वीडियो पर काम कर रहा हूँ, एंड इससे पहले आई वर्कड ऑन बैनर्स एंड थंबनेल्स। तो इसमें जब सोशल मीडिया के डिज़ाइंस वगैरह आप बनाते हैं, यस, तो इसमें क्रिएटिविटी के लिए आप किन चीज़ों पर एम्फेसिस रखते हो, क्या ध्यान देते हो? इसमें क्रिएटिविटी के लिए तो जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं और एक मूड बोर्ड बनाते हैं। मूड बोर्ड्स बनते हैं। मूड बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो मूड बोर्ड्स बनाते हैं। एंड कॉपीज़ भी, मतलब मेरा कॉपी राइटिंग मेरा जॉब नहीं है, बट उसमें कॉपीज़ भी लिखो तो अपने आप आइडियाज़ आते हैं कि इस कॉपी को कैसे आप डिस्प्ले कर सकते हो। तो ऐसे। तो आप अभी राइट नाउ सोशल मीडिया डिज़ाइंस भी बना रहे हो। आप खुद भी पहले जब आपने शुरू किया था सोशल मीडिया से शुरू किया था, यस। तो एक पूरा प्रोसेस क्या रहता है अगर किसी को एक डिज़ाइन बनाना है, सोशल मीडिया की बात करते हैं, कोई अच्छा एक डिज़ाइन बनाना है सोशल मीडिया, तो एक पूरा प्रोसेस क्या रहेगा? अच्छा सोशल मीडिया डिज़ाइन बनाने के लिए पहले तो एक कॉपी होनी चाहिए आपके पास। कॉपी होनी चाहिए। आप अब कॉपी में क्या है, आप बिगिनर्स व्हाट इज कॉपी? कॉपी बेसिकली जो हमारा पोस्ट है, जो एक आइडिया कन्वे करना चाह रहा है, उसको हम कॉपी कहते हैं। तो अब कॉपी या तो आप खुद लिखोगे या फिर आप कॉपीराइटर से लोगे। अगर कॉपीराइटर है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, खुद लिखोगे तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। तो अब मान लेते हैं आपके पास कॉपी आ गई है, तो कॉपी को आपको क्या करना होगा, पहले उसके कीवर्ड्स अलग अलग आप लिख दो। अब इन कीवर्ड्स पे क्या क्या आप ड्रॉ कर सकते हो, क्या क्या एलिमेंट्स इन कीवर्ड्स को डिफाइन कर सकते हैं, वो सब आप एक मूड बोर्ड पे इकट्ठा कर लो। उसके बाद आप इसको एक पोस्ट या फिर एक कंपोजिशन के फॉर्म में उसको कंपोजिट कर दो। अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स का क्या मतलब? कॉपी आ गई हमारे पास, कीवर्ड्स क्या हुए? कीवर्ड्स बेसिकली कॉपी में ही जैसे मेजर वर्ड्स हैं जिस पे हमें फोकस रखना है, वो हमारे कीवर्ड्स हो गए। ओके, तो कीवर्ड्स पहले कॉपी आ गई, देन कीवर्ड्स बना लिए, मूड बोर्ड बना दिया, देन उसके बाद आप एलिमेंट्स ड्रॉ कर लिए आपने उनके बेसिस पे, एंड देन एलिमेंट्स को उसमें आपने एक अपनी कंपोजिशन में ऐड कर दिया। एंड अब उसमें आपको खुद देखना है कि कैसे आप अपने ब्रांड एंड कलर थ्योरी को मैनेज करके एक अच्छा सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करते हो। ठीक है, ये तो हो गई हमारी कंप्लीट, हमने स्किल्स की बात कर दी, पूरा प्रोसेस भी, डिज़ाइन प्रोसेस भी इनको बता दिया। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की। यस। आपको पता है कि आपने अपना भी काम किया है ना, फ्रीलांस वर्क किया है, एंड आप कंपनी में भी, जॉब में भी, इंटर्नशाला में। एक पोर्टफोलियो कितना इम्पोर्टेंट होता है और इसको बनाना कैसे चाहिए? हाँ, तो हमारी फील्ड में पोर्टफोलियो ही हमारा रिज्यूमे होता है। जैसे अब आईटी सेक्टर हो गया, इसमें कोई पोर्टफोलियो पे इतना कोई ध्यान नहीं देता, बट हमारे में आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि कौन सी डिग्री है, क्या है, सीधा बोलेंगे आपका पोर्टफोलियो कहाँ है। पोर्टफोलियो बेसिकली ये दिखाता है कि आप कर क्या सकते हो। तो पोर्टफोलियो बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बट पोर्टफोलियो बनाते टाइम एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि वो पोर्टफोलियो इजीली एक्सेसिबल हो। लोग क्या करते हैं, ड्राइव पर डाल देते हैं
या फिर Behance पे डाल तो दिया, बट Behance पे उसको एक्सेसिबल नहीं रखते हैं, लिंक्स ऑफ रहते हैं उसमें, इवन गूगल ड्राइव में भी लिंक ऑफ रहते हैं। और क्या करते हैं कि Behance पे कुछ भी डाल दिया, अब उनके जो अच्छे वाले प्रोजेक्ट हैं वो नीचे रह गए, ऊपर वो जो उनका रॉ प्रोजेक्ट्स हैं या फिर कुछ नया बनाया ऐसे ही डाल दिया। Behance आपका सोशल मीडिया नहीं है कि कुछ भी डेली डालना, क्वांटिटी नहीं डालनी चाहिए वहाँ पे, वो क्वालिटी के लिए है। वहाँ आप अपने सबसे क्वालिटेटिव जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वही डालो तो सही रहता है। तो ये तो हो गया कि बेस्ट वर्क, जो क्वालिटी वर्क है वही अपने पोर्टफोलियो में डाले। और कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, लाइक आपने बता दिया गूगल ड्राइव में अवॉइड ही करना चाहिए, राइट? हाँ, गूगल ड्राइव में तो अवॉइड ही करना चाहिए। फॉर एग्जांपल Behance का एग्जांपल दिया, और कोई प्लेटफॉर्म? हाँ, Behance है, कॉन्ट्रा है। कॉन्ट्रा बहुत अच्छा है, उसमें क्या है कि आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, वेबसाइट से आप अपना डोमेन लिंक कर सकते हो, तो डायरेक्ट आपका डोमेन पे ही पोर्टफोलियो खुल जाएगा। तो उसमें क्या होता है, Behance का लिंक बहुत लंबा होता है, आप अपना एक शॉर्ट डोमेन रजिस्टर कर लो, उसको कॉन्ट्रा से लिंक कर दो, एंड अपना शॉर्ट डोमेन, जैसे किसी ने मांगा आपको पोर्टफोलियो, तो आप तुरंत अपना शॉर्ट डोमेन बता दो, तो वो और एक्सेसिबल हो जाएगा। कॉन्ट्रा, इसमें होस्टिंग कोई प्लेटफॉर्म है? कॉन्ट्रा बेसिकली फ्रीलांसर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है, ये नया ही आया है, 1-2 साल ही हुए हैं इसको। तो इनका क्या है, ये फ्रीलांसर्स को प्रायोरिटाइज करता है, ये कोई चार्जेस नहीं लेता, और आपको एक पोर्टफोलियो वाली वेबसाइट का एक टेम्पलेट भी दे देता है वेयर यू कैन ऐड योर प्रोजेक्ट्स, एंड उसके बाद वहाँ पे आपको हायर भी कर सकते हैं लोग। तो सब कुछ कॉन्ट्रा में ही इंक्लूडेड है, प्लेटफॉर्म हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, एंड डोमेन लिंकिंग वगैरह वगैरह, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। बट जैसे कुछ असाइनमेंट्स होते हैं या पोर्टफोलियो होते हैं जो आप पब्लिक नहीं कर सकते, उस केस में क्या करें? गूगल ड्राइव? हाँ, उसके लिए तो गूगल ड्राइव ठीक है। एक और उसके लिए ऑप्शन है कि आप उसको कैनवा पे स्लाइड्स बना लो उसकी, एंड कैनवा का लिंक शेयर कर दो। फिग्मा का भी कर सकते हो ऐसे, फिग्मा का आप प्रेजेंटेशन मोड का लिंक शेयर कर दो। ओह नाइस। तो आपने फिग्मा की बात उठाई, तो स्किल्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्रिएटिविटी की बात कर लिया, हम टूल्स पे आते हैं कि आप कौन कौन से टूल्स इंपॉर्टेंट हैं जो राइट नाउ ट्रेंडिंग है इंडस्ट्री में? अभी फिग्मा बहुत ट्रेंडिंग है, क्योंकि उसमें आप एलिमेंट्स की लाइब्रेरी बना सकते हो, तो आपका जो ब्रांड है वो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं हर साल कुछ नया ऐड होता है, और धीरे 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 करके वो बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो जाती है, आपको स्टोर करना पड़ता है अपने डेटाबेसेस में एंड ऑल। बट फिग्मा के आने से क्या हुआ है कि आप एक ही जगह पे सब कुछ स्टोर कर सकते हो, कुछ भी चाहिए उसमें सर्च किया, आपने वहाँ से उठा लिया। कोई नया बंदा आपकी उसमें आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कोई एलिमेंट चाहिए तो वहीं मिल जाएगा। इंटरकनेक्टिविटी अच्छी है, हाँ, और एक्सेसिबिलिटी भी अच्छी है। बट फॉर एग्जांपल यूआई डिजाइन में तो काफी रेलेवेंट है। हाँ, तो आप कह रहे हो कि आप ग्राफिक डिजाइन में भी इसके काफी? हाँ, मेरे हिसाब से तो सबको सारे डिज़ाइन उसमें डिज़ाइन फील्ड्स में फिग्मा तो होना ही चाहिए। मतलब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर में आप टूल सारे यूज़ करके अपना आर्टवर्क क्रिएट कर लो, बट एट द एंड फिग्मा पे उसको स्टोर करो, लिंक करो, तो आपका जो डेटाबेस है वो स्ट्रीमलाइन रहेगा। आपने डेटाबेस की बात की, तो आर यू लाइक आप ये बोलना चाहते हैं कि जो भी हम उसमें इलस्ट्रेशंस बना रहे हैं वो हम स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर? यस। ओके। और उसको जब भी हम चाहें उसको यूज कर सकते हैं? यस, एनी टाइम। शेयर भी कर सकते हैं अपने टीम मेंबर्स के साथ? यस। ऐसा इट्स नॉट पॉसिबल विद अदर सॉफ्टवेयर्स? इट्स पॉसिबल विद अदर सॉफ्टवेयर्स, बट वो बहुत हैवी हो जाता है, और उनमें इतना वो नहीं है, मतलब टीम्स को आप कोलैबोरेट नहीं कर सकते, कोलैबोरेशन नहीं है उसमें, और इतना एफिशिएंट नहीं है और सॉफ्टवेयर्स में। तो एक तो फिग्मा हो गया, उसके अलावा और कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स बिगिनर्स को आने चाहिए? बिगिनर्स को फोटोशॉप, एडोबी सूट तो आना ही चाहिए, जिसमें फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, एंड प्रीमियर प्रो। ओके। जैसे ग्राफिक डिजाइन में इन दोनों का यूज नहीं होता है, प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर क्यों आना चाहिए उनको? कहाँ पे यूज कर सकते हैं? बेसिक तो आना ही चाहिए, क्योंकि आपको डिज़ाइन में आपको कई बार GIFs भी बनानी पड़ेंगी, नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स मोशन डिज़ाइंस, बट सिंपल GIFs तो बनानी ही पड़ेंगी। तो बेसिक्स तो आने ही चाहिए, चाहे आपको नहीं भी जाना मोशन में, स्टिल बेसिक्स आने चाहिए। बट आज की डेट में ऐसा है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत तेज़ बदल रही है, बहुत तेज चेंज हो रही है। हाँ, और अगर आप कुछ भी छोड़ोगे तो आप बहुत जल्दी रिप्लेस हो सकते हो। तो कि आप डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स को लर्न करो, बट बेसिक्स जो है आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर के लर्न करो। हाँ,
कहीं ना कहीं आपको एक डिजाइन में ही हेल्प। बेसिक्स तो आपको सबके आने चाहिए। एडोबे सूट के तो हाँ, अब स्पेसिफिक स्किल सेट का टाइम नहीं रह गया है, जनरलिस्ट होने की जरूरत ज़्यादा। ओके, तो डिजाइन जनरलिस्ट भी आजकल नई फील्ड आई है जिसमें हाँ, एनिमेशंस भी, लाइट एनिमेशंस भी रिक्वायर्ड है। सेम वाइस वर्सा भी है, राइट? हाँ, डिजाइनर्स को भी रिक्वायर्ड है कि वो बेसिक इलस्ट्रेटर वगैरह उनको आनी चाहिए, बिकॉज लेयरिंग वगैरह का। हाँ, 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 तो ये दोनों साइड वीडियो एडिटर्स के लिए भी है एंड डिजाइनर्स के लिए भी है कि वो दूसरे स्किल्स भी लाइटली लर्न करें, हल्के, ताकि वो उनको यूज़ कर पाएँ अपने वर्क में। तो ये हो गई हमारी पोर्टफोलियो भी डिस्कस कर लिया हमने, उसके साथ स्किल्स भी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं रिज्यूमे की बारी, राइट? जब आपने अप्लाई किया था तो रिज्यूमे में आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा था कि ये होने चाहिए? रिज्यूमे में मैंने बहुत ज़्यादा अपनी डिटेल्स नहीं डाली, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डाली। जैसे तो बेसिक एजुकेशन हो गई, वो भी इतना उस पर वो नहीं होता, हमारे इंडस्ट्री में एम्फेसिस इतना होता नहीं है उस पर, तो वो एक स्मॉल पार्ट रहा। बेसिक मैंने ये डाला किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया, कैसे किया, किन लोगों के साथ कोलैबोरेट किया, कौन से टूल्स मुझको आते हैं, एंड एआई आजकल बहुत ज़रूरी है, तो कौन कौन से एआई टूल्स मुझे आते हैं, एंड बस यही सब ज़रूरी था, यही सब डालना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सबसे बड़ी बात, पोर्टफोलियो आपका क्लिकेबल लिंक होना चाहिए उसमें, रिज्यूमे में, ताकि जो आपका एम्प्लॉयर है उसे इधर उधर भटकना ना पड़े कि इसका पोर्टफोलियो कहाँ है, क्या है। और दूसरी चीज़, रिज्यूमे में लोग क्या करते हैं, फ़ोटोशॉप में बना दिया, अब वो पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर देते हैं, उसके जो टेक्स्ट होता है वो कॉपीएबल नहीं होता। तो वो कॉपीएबल नहीं होगा तो ऐसा होता है कि इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, एचआर डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करता है आपका जो रिज्यूमे है उसको उसमें कीवर्ड्स ढूंढने के लिए। जब आप एज अ पीडीएफ एक्सपोर्ट करते हो, मतलब जिसमें आपके वर्ड्स एडिटेबल नहीं है, तो वो डिटेक्ट नहीं होता उस सॉफ्टवेयर में। तो आपके वर्ड्स कॉपीएबल और एडिटेबल होने चाहिए। तो उसके लिए आप जब एक्सपोर्ट करें तो कुछ फीचर ऑन करना पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए एडिटेबल टेक्स्ट ऑन रख के तब एक्सपोर्ट करें। हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड। तो आपने एआई की बात करी, राइट। तो आप डिजाइन फील्ड में आप देखोगे कि एआई का काफी इम्पैक्ट रहा है, राइट? आज पहले जिसके लिए पूरी टीम लगती थी, आज डिजाइन एक क्लिक में, एक प्रॉम्प्ट से बन जाता है। यस। तो डिजाइनर्स पे इसका कोई फर्क पड़ने वाला है एआई का? और हम मतलब जो भी डिजाइनर्स हैं वो कैसे एआई को यूज करें ताकि रेलेवेंट बने रहे इंडस्ट्री में? डिजाइनर्स पे मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ने वाला है। फ़र्क उनको पड़ने वाला है जो एक ही स्किल सेट पे डिपेंडेंट है, कुछ सीखना नहीं चाहते, उनका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है। उनको नए नए टूल्स नहीं सीखने, उन्हें कहा नहीं हम तो इलस्ट्रेटर यूज़ करते थे, हम कोरल ड्रॉ यूज़ करते थे, हम यही यूज़ करते रहेंगे, वो रिप्लेसेबल है। हाँ, और ये सिर्फ डिज़ाइनर्स के लिए नहीं, मतलब ये हर फील्ड में यही है, जो ये पकड़ के बैठ गया, रिजिडिटी है जिन लोगों में कि नहीं हमें तो यही करना है, तो वो रिप्लेस हो सकते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? रोज़ सीखते रहना चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। नए नए टूल्स आ रहे हैं, उनको आपको रेलेवेंट रहना चाहिए, उनके साथ चीज़ें सीखते रहें, और अपने जो वर्क फ्लो है उसमें भी एआई को इंट्रोड्यूस करें। हाँ, जिससे आपका क्या होगा कि वर्क फ्लो भी फास्ट होगा और आप रेलेवेंट भी रहोगे। तो आप कैसे यूज़ करते हो एआई को अपने वर्क में? मैं अपने वर्क में बेसिकली मैं तो कॉपी राइटिंग के लिए यूज़ करता हूँ। जैसे मुझे कोई डिज़ाइन बनाना है एंड उसकी कॉपी नहीं है मेरे पास, उसके लिए यूज़ करता हूँ। एंड आइडियाज़ भी जनरेट करने में एआई मदद कर देता है। जैसे अब हर टाइम तो आदमी क्रिएटिव रहता नहीं है, रेपिटेटिव लाइफ है, तो क्रिएटिविटी डिग्रेड होती है, तो उसमें कई बार एआई हेल्प कर देता है। जेनरिक आइडियाज़ होते हैं उनके, बट स्टिल एक आपके पास एक डेटा तो आ जाता है कि हाँ ये आइडियाज़ पे कुछ आगे काम किया जा सकता है। आपको कीवर्ड्स दे सकता है, काइंड ऑफ कीवर्ड कि आप क्रिएटिविटी में नेक्स्ट लेवल पे सोच सकते हैं। हाँ, और इमेज जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब इमेज जनरेशन में क्या होता था, पहले आपको कोई इमेज चाहिए तो स्टॉक इमेज जाके बाय करनी पड़ती थी, एंड कोई पर्टिकुलर पोज चाहिए तो वो मिलता नहीं था, और कुछ एब्सर्ड सा ही कुछ चाहिए, कुछ एक्साइटिंग सा चाहिए तो वो तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो एआई से आप कुछ भी जनरेट करवा सकते हो, बट एआई का मुझे ये नहीं लगा कि वो कंप्लीट डिज़ाइन आपको करके दे देगा, क्योंकि बहुत गड़बड़ें होती हैं। मैंने ट्राई किया है, बहुत अच्छे जनरेटिव एआई ट्राई किए, बट कंप्लीट डिज़ाइन वो नहीं दे पाता। कोई एलिमेंट्स दे देगा, आप उनको यूज़ करके डिज़ाइन कर सकते हो, बट कंप्लीट नहीं दे पाएगा। ओके, तो टॉप 3 एआई जो आपने यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, इमेज जनरेशन के लिए, मतलब अपने वर्क फ्लो को बेटर बनाने के लिए टॉप 3 एआईज कौन से आपने यूज़ करे? तो अभी मैं मिड जर्नी यूज़ करता हूँ और डाली यूज़ करता हूँ,
एंड डाली बेसिकली ChatGPT 4 में इंटीग्रेटेड है एंड लियोनार्डो यूज़ किया हुआ है मैंने। तो यही तीन सॉफ्टवेयर आप अभी यूज़ कर रहे हैं। यस। ये तो हो गई हमारे रिज्यूमे की बात, और एआई भी हमने उसमें ऐड कर दिया है। तो अगर एआई आपको आता है तो इट्स गुड, आप रिज्यूमे में मेंशन करें, आपको एडवांटेज मिलेगा उस चीज़ का। अब आते हैं इंटरव्यू की बात। जब आपने फर्स्ट जॉब क्रैक करी थी, बिकॉज आप तो बिजनेस बैकग्राउंड से आए थे, राइट? हाँ। तो फर्स्ट जॉब आपने जब क्रैक करी तो उसमें आपका क्या इंटरव्यू में क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या प्रोसेस फॉलो रहा, इंटरव्यू में कैसे आप मतलब वहाँ तक पहुँचे? हाँ, इंटरव्यू में बेसिकली मैंने अप्लाई किया था इंटर्नशाला के प्लेटफॉर्म से आपने इंटर्नशाला की इंटर्नशिप में अप्लाई किया? इंटर्नशिप में अप्लाई किया था एंड वहाँ पे एक असाइनमेंट था, असाइनमेंट मैंने किया एंड उसको सबमिट कर दिया। फिर मेरा शॉर्ट लिस्ट हो गया, मेरे को 1 वीक में कॉल आया, देन मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। एंड इंटरव्यू बहुत मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं था, बेसिक सवाल थे। मेरे डिज़ाइंस के बारे में पूछा, मेरे डिज़ाइन इंटरव्यूज़ में बेसिकली यही होता है मोस्टली कि पोर्टफोलियो में ही क्वेश्चन, उसी से क्वेश्चन निकलते जाते हैं, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक आध इधर उधर का पूछ लिया जाता है। तो ऐसा ही था, सिंपल सा इंटरव्यू था। तो कई लोग बोलते हैं कि जैसे मल्टीपल टाइम्स अप्लाई किया और उसके बाद रिस्पांस नहीं आ रहा उन्हें, तो उसका क्या रीज़न होता है, आपको क्या लगता है? उसका वही रीज़न होता है, मैंने पहले ही बता दिया था वो, कि उनका रिज्यूमे ठीक नहीं होता। रिज्यूमे में फालतू की चीज़ें बहुत होती हैं कि मैं पहले वहाँ रहता था, फिर यहाँ रहने लगा, मेरी हॉबी है। एम्प्लॉयर क्या करेगा ये सब जान के? एम्प्लॉयर को तो उसकी स्किल सेट जानना है कि ये क्या कर सकता है, कैसे हमारे काम आ सकता है, तो वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी चाहिए। दूसरी चीज़ वही है कि वो टेक्स्ट उसका ठीक होना चाहिए एंड सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए हर चीज़, ताकि वो सॉफ्टवेयर्स में डिटेक्ट हो, शॉर्टलिस्ट हो पाए। तो अब पोर्टफोलियो भी आपके बारे में पोर्टफोलियो तो आपका आसान कर देता है। पोर्टफोलियो तो मेन है। अगर स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट? और स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना भी इतना मुश्किल नहीं है, बस आपके पास 4-5 अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। आप खुद देख के कहो हाँ यार ये चीज़ तो अगर मैं एक वो होता, क्लाइंट होता, तो क्या इस डिज़ाइन को मैं एक्सेप्ट करता। एक बस ये क्वेश्चन खुद से पूछ लो और 5-6 डिज़ाइन प्रोजेक्ट उसमें होने चाहिए। अगर आपके पास कोई रियल डिज़ाइन प्रोजेक्ट नहीं आया अभी तक, तो आप हाइपोथेटिकल भी कोई ब्रांड बना सकते हो, जैसे आपने कोई जूस का ब्रांड का पैकेजिंग बना दिया। तो इसमें ही मेरा एक क्वेश्चन है कि लाइक बिगिनर कुछ अगर डिज़ाइन बना रहा है तो उसे तो लगेगा मेरा डिज़ाइन बहुत अच्छा है। हाँ। तो ये कैसे डिसाइड करेगा कि मेरा डिज़ाइन उस लेवल का है कि नहीं है, राइट? अपना डिज़ाइन तो सभी को अच्छा लग रहा है। हाँ, अपना डिज़ाइन सबको अच्छा लग रहा है। तो उसमें क्या है कि आप लिंक्डइन पे अच्छे डिज़ाइनर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, हो जाओ, मेंटर्स उनको दिखाओ अपने डिज़ाइंस की इसमें क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। और उसमें घबराने की कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लोग सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा डिज़ाइनर है, पता नहीं क्या ही बोलेगा। बोलने दो जो भी बोल रहा है, उसका फीडबैक लो, इम्प्रूव करो एंड और लोगों को दिखाओ, फिर फीडबैक लो, फिर इम्प्रूव करो। आजकल तो एक प्लेटफॉर्म है ADP लिस्ट, वहाँ पे बड़े बड़े डिज़ाइनर्स आपको मिल जाते हैं, आप उनके साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हो एंड वो कम्प्लीटली फ्री है। तो वो लोग आपको मेंटोर करेंगे कि कैसे क्या करना है, आप कैसे इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हो एंड कैसे आप अपना पोर्टफोलियो बेटर कर सकते हो, आपका डिज़ाइन ठीक है कि नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हो उनसे। तो आजकल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा एक इंटेंशन होनी चाहिए कि हाँ। मुझे ये क्रैक करना है, मुझे जॉब चाहिए, तो मैं कैसे करूँ, तो उसके लिए एफर्ट मारने पड़ेंगे। हाँ। अब आते हैं जॉब में एंटर करने के बाद। तो जॉब में जब हम एंटर कर गए तो उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब हम स्टार्टिंग में हमारा फर्स्ट वीक होता है तो उनमें एक एज अ बिगिनर कोई एंटर करता है इंडस्ट्री में, तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, जॉब में जब हम एंटर करते हैं, जॉब से पहले आपने जो डिज़ाइन बनाया वो आप मान लो एक क्लाइंट को आपने सर्व किया, तो वो क्लाइंट ही आपका बस एक फीडबैक देगा, ठीक है? और उस फीडबैक में आप क्लाइंट को बोल भी सकते हो कि नहीं ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है या फिर वो नहीं है। आप जब जॉब में एंटर करते हो तो वहाँ आपको नहीं पता क्या ज़रूरी है, वो ब्रांड कितना पुराना है, कहाँ से चलता हुआ आ रहा है, तो वहाँ आपको टीम में काम करना है, टीम वर्क। तो आपको फीडबैक लेने की आदत होनी चाहिए। और फीडबैक भी ऐसा है कि एकदम मतलब नेगेटिवली नहीं ले लिया कि आपका डिज़ाइन मान लो कम्प्लीटली रिजेक्ट हो गया, तो आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ मैं फेलियर हूँ या फिर क्या। वो एक बेसिक प्रोसेस है, होता है, एक्सेप्ट भी होगा, रिजेक्ट भी होगा, तो उसमें कोई ऐसा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि 5-5 साल पुराने डिज़ाइनर्स भी अभी तक बहुत नेगेटिवली लेते हैं उस चीज़, बट उसको पर्सनली लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती।
अपने डिज़ाइन से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तो यही पहला फीडबैक तो ये है कि आप इस फीडबैक के लिए रेडी रहें कि रिजेक्शन आ गया तो इट्स नॉट लाइक कि मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगा, राइट? अब मैं छोड़ दूंगा, मैं कुछ और कर लूंगा। तो फीडबैक इज अ पार्ट ऑफ डिजाइन फील्ड। ये हर डिजाइन पे आपको फीडबैक मिलेगा, मल्टीपल लेवल्स पे मिलेगा। हो सकता है कि वो बिजनेस के साथ अलाइन नहीं हो तो रिजेक्ट भी हो सकता है। इट्स टोटली फाइन, राइट? टेक इट पॉजिटिवली। एंड और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे कम्युनिकेशन हो गया। हाँ, कम्युनिकेशन हो गया। उसमें क्या है कि आपको हर चीज़ कम्युनिकेट करने की भी आदत होनी चाहिए। ये नहीं जैसे आपको कोई एक टास्क दिया गया, आपका टास्क कंप्लीट हो गया, आप बैठे हो, बता ही नहीं रहे मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब उसके बाद उसमें फीडबैक भी आएगा, फीडबैक के बाद चेंजेस भी आएंगे, और हो सकता है जो उसके SPOCs हों वो वेट कर रहे हो डिज़ाइन का और आप बस करके बैठ गए। तो ये आपने मेल कर दिया, आपने कनेक्ट नहीं हुआ उनसे, हो सकता है कि उन्हें दिखे ना। तो ये सब चीज़ें आपको कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखना पड़ेगा। हाँ, ये सब कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखना पड़ेगा। आस्क क्वेश्चंस। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप टीम में काम करते हो तो आपको सबसे कुछ ना कुछ सीखना ज़रूरी है। नहीं सीखोगे तो वही वाली बात है, जैसे AI लोग कहते हैं ना, AI विल रिप्लेस डिज़ाइनर्स। अब वो कुछ सीख ही नहीं रहे तो वो रिप्लेस तो होंगे ही। आपको आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आप किसी टीम में काम कर रहे हो तो हर एक के पास एक अपना अपना छोटा छोटा स्किल है। आप हर किसी से सीख सकते हो, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बट लोग नहीं सीखते, लोग अपना अकेले ही बस काम किया, घर चले गए, फिर आ गए दोबारा। तो ये भी ये चीज़ों को ध्यान रखना है कि एकदम आइसोलेट होकर ना वर्क करें। कनेक्शन सबसे रखें। हाँ, जितना लर्न कर सकते हैं एज अ कंपनी उतना लर्न करें चीज़ों को। बहुत आई थिंक दीज आर वेरी क्रूशियल टिप्स एंड आप सब नोट कीजिए इन चीज़ों को, और ये सब आपके हेल्प करने वाले हैं। तो इस फील्ड में अपने को अपडेट कैसे रखें? डिज़ाइन फील्ड अपडेटेड रखने के लिए बेसिकली Behance पे आप अलग अलग टॉपिक्स फॉलो करो। एंड जो ब्रांड्स, जैसे मैं एडटेक में हूँ तो मैं एडटेक ब्रांड्स को लिंक्डइन पे फॉलो करता हूँ कि वो लोग कैसे कंटेंट बना रहे हैं, अपने डिज़ाइंस कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग। एंड जो जैसे इनोवेटिव ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, उन लोगों के डिज़ाइन स्कीम्स एंड आइडेंटिटीज़ को देखो, कैसे वो लोग चेंज कर रहे हैं अपने आप को। और जैसे एक ट्रेंड चलता ही है, जैसे लाइन से बहुत सारे लोग अपना एक टाइम डिज़ाइन अप होता ही है इंडस्ट्री में, जैसे उसको नोट करके रखें। हाँ, पहले बहुत डिटेल्ड डिज़ाइंस बनते थे, फिर मिनिमल का ट्रेंड आया, जैसे अभी मिनिमल का चल रहा है। अब आने वाला ट्रेंड ये है कि 3D आने वाला है। तो ये ट्रेंड्स चलते रहते हैं, इनसे आपको अपडेटेड रहना होता है। अलग अलग ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, इन सबको आप देखते रहें एंड फॉलो करते रहें। ठीक है। तो इस फील्ड में ग्राफिक डिज़ाइन फील्ड की अगर हम बात करें तो इसमें चैलेंजेस क्या क्या है? इसमें चैलेंजेस बेसिकली ये है कि आपको ये नहीं पता कि आप जो आउटपुट दे रहे हो वही एग्जैक्ट आउटपुट नीडेड है कि नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। तो आपको बस डिज़ाइन प्रॉब्लम समझनी है कि क्लाइंट को क्या, ये नहीं समझना कि क्लाइंट को क्या चाहिए, ये समझना है क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है, आपको उसका सॉल्यूशन डिज़ाइन करना है। बट यूजुअली क्या करते हैं लोग कि क्लाइंट जो रिक्वायरमेंट लेके आता है बस उसको फुलफ़िल कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। मे बी क्लाइंट जो लेके आया वो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो ही ना। एक तो ये मेजर प्रॉब्लम मुझे दिखती है। दूसरी चीज़ ये दिखती है कि जो पढ़ाए जाते हैं डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, 90% ऑफ द टाइम्स वो उसके बाहर भी डिज़ाइंस बनते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के फॉलो करने हैं। हाँ, वो एक्सेप्शंस हो सकते हैं। एक्सेप्शंस बहुत होते हैं। डिज़ाइन ब्रेक भी करना आना चाहिए। यस, बिकॉज कई बार वो एक हुक क्रिएट करता है, लोग देखना चाहते हैं। हाँ, बिकॉज स्टीरियोटाइप से बाहर भी निकलना। हाँ, अब डिज़ाइन प्रिंसिपल्स बने थे, जब भी बने थे वो ह्यूमन साइकोलॉजी के बेस पे ही बने हैं। अब ह्यूमन साइकोलॉजी इवॉल्व कर रही है, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स नहीं कर रहे हैं, वो तो वैसे ही हैं। तो वो आपको इवॉल्व करना पड़ेगा अपने जो आपके प्रिंसिपल्स हैं। आपको डिज़ाइन ऐसा बनाना पड़ेगा कि आप ऑडियंस को हुक कर पाओ, और कहाँ क्या सॉल्यूशन ज़रूरी है ये सब आपको देखना होगा। डिज़ाइन प्रिंसिपल एक स्टार्ट के लिए अच्छा है कि ऐसे चीज़ें वर्क करती थी, ऐसे आप कुछ एक्सेसिबल एंड सॉल्यूशन वर्दी चीज़ें आप डिज़ाइन कर सकते हो। बट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बाहर बहुत चीज़ें होती हैं, तो वो एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ इन चीज़ों से कुछ डिज़ाइन में नयापन भी आता है। अगर आप कुछ कुछ ब्रेक करोगे तो वो
नोटिसेबल भी होती है चीज़ें, ऑडियंस उनको देखना चाहती हैं आजकल। Yep. तो थोड़ा सा डिज़ाइन प्रिंसिपल से बाहर भी निकलना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा, कुछ नया बनाना पड़ेगा। राइट। ठीक है, तो क्विकली एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। ठीक है, तो क्या डिज़ाइन में जैसे एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि बस कॉपी पेस्ट ही होता है, इज इट रियल? नहीं, मेरे को नहीं लगता कॉपी पेस्ट होता है, क्योंकि बहुत मतलब आपने एक डिज़ाइन देखा और वैसा डिज़ाइन आपको क्रिएट करना है, उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा ट्रू एंड फ्रो इन्वॉल्व होता है, आपके थॉट्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत या मतलब बहुत वर्क अराउंड्स होते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि आपने बस कॉपी पेस्ट कर दिया, मतलब एक ट्रेंड आया वो तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा रेलेवेंट रहने के लिए, बट ये ज़रूरी नहीं है कि कॉपी पेस्ट हो गया, बहुत दिमाग लगता है उसमें। अच्छा, क्या आपने कभी, जो अभी तक की जर्नी रही है, ऐसा कभी हुआ है कि किसी और का डिज़ाइन लेके अपना डिज़ाइन बना लिया? ना, ऐसा तो नहीं हुआ है। प्लेजरिज्म इज नॉट, इसको नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसा तो नहीं हुआ। सो हाउ डू यू डील विद क्रिएटिव ब्लॉक? सो क्रिएटिव ब्लॉक के लिए बेसिकली वही मैंने आपको पहले ही बताया था, बट दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इन शॉर्ट फॉर्म में, जैसे आपने बोला 2 दिन के लिए जाना है, हाँ, है ना, मेरा एक क्रिएटिव ब्लॉक ऑफिस में आ गया, मुझे वो कल तक डिलीवर तो करना है, तब क्या करूँगा? मैं मीटिंग रूम में जाऊँगा, कट ऑफ कर लूँगा, सबसे शांति से बैठूंगा, जो थॉट्स आ रहे हैं आने दूंगा, आधा 1 घंटा बैठूंगा एंड देन आई विल गेट बैक टू वर्क। तो आप इस फील्ड में रेलेवेंट कैसे रहते हैं? बेसिकली मैं नए ट्रेंड्स सीखता रहता हूँ और AIs भी सीखता रहता हूँ। इमेज जनरेशन में स्टेबल डिफ्यूज़न पे काम करता रहता हूँ, नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, वो सब यूज़ करके सीखता रहता हूँ। इसको कैसे मैं अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकता हूँ, वो यूज़ केसेस भी रिसर्च करता रहता हूँ, और मीडियम पे पढ़ता रहता हूँ और डिज़ाइनर्स कैसे यूज़ कर रहे हैं, देन उसको मैं अपने वर्कफ्लो में इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ। अभी कोई आपने कोई जो आपने पोस्ट बनाया इंटर्नशाला में, या फिर कोई रिसेंटली कुछ बनाया, तो कहीं पे AI का यूज़ किया है आपने? हाँ, अभी रिसेंटली एक पोस्ट बनाया था, उसमें मैंने AI का यूज़ किया है। ओके, वो कैसे, आपने कुछ प्रोसेस थोड़ा बताएंगे लोगों को? हाँ, उसमें क्या था कि एक कॉपी मेरे पास आया, अब उस कॉपी से रिलेटेड मुझे इमेजेस जनरेट करनी थी, तो मैंने क्या किया कि मिड जर्नी का यूज़ किया और उसमें कीवर्ड्स डाले एंड उस कीवर्ड से रिलेटेड कुछ इमेजेस जनरेट करी एंड उसको फिर अपने डिज़ाइन में इंक्लूड कर दिया, और फिर वो जो आप आउटपुट चाह रहे थे वो आपको मिल गया। यस। ओके, नाइस, ठीक है। सो थैंक्स उद्भव, काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी यूनिक आपसे थॉट्स आज सुनने को मिले, एंड जो भी जिन्होंने भी ये एपिसोड यहाँ तक देखा है उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा ये एपिसोड। तो आप कुछ फाइनल टिप्स या कुछ थॉट्स शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ? फाइनल थॉट्स में यही कहना चाहूँगा, अपने डिज़ाइन से अटैचमेंट बिल्कुल मत रखो, क्योंकि आपको इतने डिज़ाइन बनाने हैं, अभी इतने डिज़ाइन बनाने हैं, किसी कोई लिमिट नहीं है। आप अगर डिज़ाइन से अटैच्ड हो जाओगे तो बहुत जल्दी आपको बुरा लगेगा, क्योंकि 99% आपके डिज़ाइंस कहीं यूज़ नहीं होंगे एंड बहुत से फीडबैक्स भी मिलेंगे आपको, एंड अगर आप एक अटैचमेंट रखोगे डिज़ाइन के साथ तो आपको बहुत बुरा लगने वाला है और बहुत जल्दी आप ये इंडस्ट्री छोड़ने वाले हो। तो अटैचमेंट बिल्कुल मत रखो अपने डिज़ाइन के साथ। So that's a great tips for the audience, and thank you very much उद्भव, and I'm sure कि आज का एपिसोड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, and thank you very much for coming to the show and giving your time. थैंक यू टू। ये था आज का एपिसोड। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे और एपिसोड्स लेकर आएं तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स लेकर आने वाले हैं। टिल देन, ऑल द बेस्ट।